वायरस बीमारी है जिसमें पौधा छोटा रह जाता है, बीमार हो जाता है और बढ़वार नहीं होती है और आगे फिर सूखने लग जाता है ये। तो इसमें अब किसान जगह जगह पे अलग अलग तरह की दवाइयाँ डाल रही हैं, लेकिन इसका कोई दवाइयों से कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, ये वायरस कहाँ से आया? ये पंजाब से पैदा हुआ या कहीं दूसरी जगह से आया? ये जैसे बीज का वितरण होता है तो सारे इंडिया में बीज चलता है, साउथ से नॉर्थ में भी आते हैं किस बीज, और नॉर्थ से साउथ में भी जाते हैं। तो ये बीमारी जो है मेरा अंदाजा ये है कि साउथ इंडिया से ये एक वायरस बीमारी है जो बीज के अंदर आई है और सारे उत्तरी भारत में भी फैलती जा रही है। और डर यही है कि अगले सालों में इसका प्रकोप बहुत ज्यादा अधिक ना हो जाए, तो इसलिए इसका इलाज ढूंढना अति आवश्यक है। लेकिन फिलहाल इसके ऊपर कार्य करने की, रिसर्च कार्य करने की जरूरत है। तो साउथ में यह वायरस दिखाई दिया था पिछली बार? ये साउथ का मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इस साल ये काफी हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अब आपके पास यहाँ 3 किसान बैठे हुए हैं। एक जोगिंदर महिला है पिंडारसी गांव से, दूसरा किसान किरण सैनी है मूर्तजापुर से, तीसरा संतोष कुमार है भौंसैदा से, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं इस टाइम पे। और हमारे इस सेंटर से इन्होंने तीनों ने ट्रेनिंग ली है प्राकृतिक खेती पे। इनका तीनों का किसानों का ये कहना है कि जिस खेत में इनकी प्राकृतिक खेती की जा रही है उसमें एक भी बोना पौधा नहीं है, जबकि चारों तरफ किसानों के खेतों में सभी किस्मों में बोने पौधे आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती की है जिन किसानों ने, उसमें तो बीमारी आई नहीं है, लेकिन जिन किसानों को, जो किसान प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं जिसमें बीमारी आ गई है, अब वो क्या करे? अब तो ये है कि कोई इसका अभी तक दवाई नहीं आ पाई है। इसका किसान यही करें कि जो पौधे प्रभावित हैं उनको जड़ से उखाड़ के और दूर दबा दें, और उसके लिए कोई अभी दवाई निश्चित रूप से नहीं करी जा सकती। बहुत सारे किसान दवाई का छिड़काव कर रहे हैं इस समय जीरी में, तो उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है, वो क्या करे? अब इसमें एक कारण जो बताया गया है इसका, कि जो व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर होता है, तो ये आइडेंटिफाई किया गया है कि उससे ये बीमारी ज्यादा फैलती है खेत में। तो एक तो ये है कि इससे जो हॉपर है, व्हाइट बैक प्लांट हॉपर, इसकी रुकावट का साधन किया जाए, इसके लिए जो कंट्रोल है उसका प्रबंध किया जाए, ताकि ये दूसरे पौधों में जो स्वस्थ पौधे हैं उनमें न किए जाए। तो भविष्य के लिए तो ये बड़ी खतरनाक चीज हो गई है खेती के लिए। हाँ जी, ये देखो अब प्राकृतिक खेती पे सरकार इसीलिए पूरे इंडिया में एक जन आंदोलन चला हुआ है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक खेती में कोई भी आपको खाद या दवाई डालने की जरूरत नहीं होती है। इसमें केवल जीवाणु का एक कल्चर डलता है, जैसे दूध में थोड़ा सा हम जामन लगाते हैं, खट्टा लगाते हैं। ये वो प्राकृतिक खेती में वही है कि जीवाणु की संख्या बढ़ाई जाती है, और खेत में जब जीवाणु की संख्या बढ़ती चली जाती है तो खेत का जो ताकत है वो बढ़ जाती है, जैविक कार्बन बढ़ जाता है, ह्यूमस बढ़ जाता है, और पौधे के अंदर अपने आप एक डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है, यानी कि प्रतिरोधक अक्षमता आ जाती है, जिससे कीड़े और बीमारी कुदरती ही कंट्रोल होते चले जाते हैं। प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को खींचने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और कृषि विभाग को क्या करना चाहिए? अब कृषि विभाग ने ही यहाँ ट्रेनिंग शुरू की है, और सीएम साहब ने इंटरेस्ट लेके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने इंटरेस्ट लेके, और आचार्य देवव्रत जी पूरे यहाँ गुरुकुल फार्म पे 180 एकड़ में सारी प्राकृतिक खेती की जा रही है। और यहाँ ट्रेनिंग इसीलिए प्राकृतिक खेती में शुरू की गई है कि अब 16वीं ट्रेनिंग चल रही है आपके पास। अब 16 में लगभग 450 इसमें जो डिपार्टमेंट के एटीएम बीटीएम की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, और इसके बाद किसानों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। तो वो खेतों में आगे इसका फॉलोअप एक्शन करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और इस पे सब्सिडी भी गाय पे दी जाएगी, और 4-4 ड्रम जीवामृत तैयार करने के लिए किसानों को वो भी सरकार की तरफ से मुहैया करवाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, किसानों में धारणा है कि जो प्राकृतिक खेती करते हैं उत्पादन कम रहता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये झूठी धारणा है जी, क्योंकि देखो जैविक खेती में उत्पादन कम रहता था ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप खाद यूज करते हैं, जैसे गोबर का खाद है, केंचुए का खाद है या कंपोस्ट है, उसमें खर्चा भी ज्यादा आता है छोटे किसान का, और बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह में भी खर्चा पड़ता है किसान का, और पैदावार भी पहले 3-4 साल तक कम रहती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में हम कोई खाद नहीं ऐड कर रहे हैं, जीवाणु ऐड कर रहे हैं, और वो जीवाणु जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है उसको जमीन में फिक्स कर देते हैं, और पहले साल में ही पूरी पैदावार मिलती है इसमें। डॉक्टर साहब, कुछ किसान मान लो प्राकृतिक खेती कर भी लेते हैं, लेकिन जो दूसरे किसान जो पास वाले नहीं करते, और उनका जैसे पानी है इनकी जमीन में आ जाता है, इनकी खेती में आ जाता है, उसका कितना असर पड़ता है?
इसमें फिलहाल किसानों को यही कहा जाता है कि मान लो 10 एकड़ जमीन आपके पास, तो 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती करें। ज्यादा में, क्योंकि अनुभव लेके आप आगे बढ़े। अब ये किसान आया हुआ है, इसने 1 एकड़ में शुरू किया था, अब ये टोटल 10 एकड़ है, 6 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा है। तो इसमें नुकसान नहीं है। कोई बाहर का पानी भी आ जाता है तो कोई दवाई वाला पानी ना आना चाहिए उसमें खेत, जो बाहर दवाइयां पड़ रही हैं, क्योंकि उसमें केंचुए भी और जीवाणु पे असर पड़ता है। तो अपने खेत को चौकस करके रखना चाहिए, और उसमें ये जीवामृत, घन जीवामृत आदि जो जीवाणु को भी उड़ाते हैं खेत में, जो नाइट्रोजन एटमोस्फियर में है उसको जमीन में फिक्स करते हैं, जैसे दालों में राइजोबियम गांठ बनती है नीचे, इस तरह से सैकड़ों जीवाणु हो जमीन में उस नाइट्रोजन को, वातावरण वाले को जमीन में फिक्स कर देते हैं या पौधे की जड़ों में फिक्स कर देते हैं, और उससे जमीन की ताकत बढ़ जाती है, और पौधे की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ जाती है, और कीड़े और बीमारी खुद ही कम होते चले जाते हैं। और आप भी देखते हो कि गुरुकुल में भी 100 एकड़ से ज्यादा धान की खेती है, कोई भी बौना पौधा नहीं है, एक भी, कोई भी लंबा बढ़ने वाला पौधा नहीं है, एक भी, और ये 3 किसान आपके सामने बैठे हैं। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर हरिओम जी हमारे साथ।